औरत कहानी के इस सेगमेंट में आपको खुशामदीद। ये वाकया मुझे मेरी एक कोलीग ने इस शर्त पे सुनाया था कि मैं उसका नाम लिए बगैर लोगों की भलाई के वास्ते अपने चैनल पर अपलोड करूं। इसलिए हमने उस लड़की का नाम फर्जी तौर पर फरजाना तस्वुर कर लिया है। आइए उसकी कहानी उसी की जुबानी सुनते हैं। मेरा एक ही भाई है। जब उसकी शादी हुई तो हमने खूब दिल के अरमान पूरे किए। जैसे मेरा भाई प्यारा था उसी तरह मेरी भाभी भी लाखों में एक थी। मेरी उससे बहुत जल्द दोस्ती हो गई। उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मेरा भाई ऑफिस चला जाता और शाम को 6 बजे के बाद वापस आता और मैं भी दोपहर 3 बजे तक कॉलेज से लौटती थी। तब तक घर में मेरी भाभी और अम्मी अकेली होती थीं। मेरे अब्बू कुछ साल पहले रोड एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारे हो गए थे। भाई की शादी के बाद शुरू का कुछ वक्त अच्छा गुजरा। घर के काम भी हम मिलजुल कर करती थीं और किसी बात पर लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता था। यहाँ तक कि शादी को 1 साल बीत गया, लेकिन अभी तक मेरी भाभी को औलाद की खुशखबरी नहीं मिली थी। वो अब काफ़ी उदास और परेशान रहने लगी थी। अम्मी उसको समझाती रहती कि परेशान मत हो, अल्लाह के कामों में देर हो जाती है, मायूस होना गुनाह है। लेकिन उसकी परेशानी और खामोशी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। फिर एक दिन मैं कॉलेज से वापस आई तो अम्मी काफ़ी परेशान थी। यूँ लगता था कि वो रोती रही हैं। मेरे पूछने पर टाल गई। भाभी का मूड भी सख्त ख़राब था। मुझे लगा कि सब कुछ नॉर्मल नहीं है। भाई भी खामोश और हमसे दूर दूर रहने लगा था। यूँ महसूस हो रहा था कि भाभी हमारे खिलाफ उसके कान भरती है। उस दिन इतवार की छुट्टी थी। मैं घर पर थी। शाम के वक्त भाभी अचानक घर से गायब हो गई। मैंने अम्मी से पूछा कि भाभी कहाँ है, तो अम्मी ने कहा कि करीबी पार्क में गई है, आ जाएगी वापस। उसका रोज़ाना का मामूल है। मैं अम्मी की बात सुनकर हैरान हुई। हमारे ख़ानदान में अकेली लड़की का घूमने या शॉपिंग के लिए बाहर जाने का रिवाज नहीं था। मैंने अम्मी से पूछा कि वो किसकी इजाज़त से जाती है, तो अम्मी ने जवाब में कहा कि वो कहती है मैंने अपने शोहर को बताया हुआ है, मुझे किसी और की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मैं खामोश हो गई थी। उस शाम भाभी ने जब खाना बनाया तो मेरी और अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। हमें उल्टियाँ आती रहीं, जबकि भाभी और भाई ने खाना बाहर जाकर खाया था। उसके बाद कई मर्तबा ऐसा हुआ, जिस दिन भाई और भाभी खाना बाहर खाने जाते उसी दिन हमारी तबीयत ख़राब हो जाती थी। खाने का जायका भी अजीब सा लगता था। यूँ महसूस होता था कि किसी बदबू को छुपाने के लिए खाने में इजाफी मसाले डाले गए हों। अम्मी ने मुझे कहा कि फरजाना, हंडिया तुम खुद बनाया करो, पता नहीं बहू खाने में क्या डाल देती है। लेकिन मेरे सालाना इम्तिहानात होने वाले थे, इसलिए मैं कॉलेज से वापस आकर भी पढ़ती रहती थी। इसलिए फ़ौरन किचन संभालना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन मैंने एक काम करना शुरू कर दिया था। वो था भाभी की एक एक हरकत पर नज़र रखना। और कुछ ही दिनों के बाद एक अजीब कहानी सामने आ गई। उस दिन भी दोनों का बाहर खाना खाने का प्रोग्राम था। भाभी जल्दी जल्दी हमारे लिए खाना तैयार कर रही थी। उसी दौरान वो वॉशरूम चली गई। जब वो वॉशरूम से बाहर निकली तो मुझे उस पर शक हुआ कि उसने शलवार की आस्तीन में कुछ छुपाया हुआ है। जैसे ही वो किचन में गई तो मैं भी खामोशी से उसके पीछे चलती हुई किचन में आ गई। उसको मेरे आने की खबर नहीं थी। उसने जल्दी से आस्तीन से शॉपर बाहर निकाला और उसमें से इंसानी नजासत के लथड़े हुए कागज के टुकड़े निकाले और हंडिया में डाल दिए। मैंने फौरन पीछे से भाभी का हाथ पकड़ लिया और चीख चीख कर अम्मी को बुला लिया। अम्मी और भाई भागते हुए किचन में आए तो मैंने हंडिया में पड़ी नजासत की तरफ इशारा किया तो वो दोनों हैरान और परेशान रह गए। मेरा अपना बुरा हाल था। पता नहीं वो कब से ऐसा कर रही थी और क्यों। भाई ने उसे बालों से पकड़ लिया और 2-3 थप्पड़ रसीद किए तो भाभी ने सब कुछ उगल दिया। उसका कहना था कि वो पार्क के बहाने हर हफ्ते एक काले इल्म के माहिर शख्स के पास जाती है ताकि उसको औलाद मिल जाए। उसी शख्स ने भाभी को वर्गलाया था कि तुम्हारी सास ने तुम पर जादू करवाया है ताकि तुम्हारी गोद हरी ना हो
اور تم اس کے بیٹے کی جان چھوڑ دو۔ اور اس نے مجھے تعویذ لکھ کر دیے تھے جو انسانی نجاست میں ملا کر ساس کو کھلانے تھے تاکہ اس کا کیا ہوا کالا جادو ٹوٹ جائے اور میں صاحب اولاد بھی ہو جاؤں۔ اسی لیے جس دن وہ گندے تعویذ کھانے میں ڈالتی تھی اس دن اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھانے باہر چلی جاتی تھی اور نجازت ہمارے لیے رکھ دیتی تھی۔ بھائی نے اسی وقت بھابھی کی ماں اور باپ کو گھر بلا کر سارے کرتوت ان کے سامنے رکھے تو وہ بیچارے رونے لگ پڑے اور بیٹی کی ناسمجھی کی معافیاں مانگنے لگے، لیکن بھائی کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا کیونکہ وہ بھابھی کی باتوں میں آ کر ہمارے ساتھ ناانصافی کرتا رہا تھا، جس کا میری ماں کو بہت دکھ تھا کیونکہ میری ماں کا ایک ہی تو بیٹا تھا۔ پھر وہ اپنی بیٹی کو لے کر گھر چلے گئے اور ہمارے گھر کا ماحول سخت خراب ہو چکا تھا۔ میرا بھائی بہت شرمندہ تھا لیکن امی نے اس کو معاف کر دیا تھا کیونکہ اس کا قصور نہیں تھا، وہ تو اس کی کم عمر ناسمجھی بیوی تھی جو 1 سال تک گود ہری نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہو گئی تھی اور ناسمجھی میں کسی کی باتوں میں آ کر ایک کالے جادو والے شیطان کے ہاتھ چڑھ گئی تھی اور گندے کالے عملیات کر کے ہمیں نجاست کھلاتا رہا۔ بھائی اگلے دن اپنے جاننے والے ایک پولیس آفیسر کے پاس گیا اور ساری آپ بیتی سنائی اور اس جادوگر کا پتہ بتایا تو پولیس نے چھاپا مار کر اس کو گرفتار کر لیا۔ اب زندگی واپس روٹین کی طرف آنے لگی تھی۔ بھائی آفس چلا جاتا، میں کالج، لیکن امی بہت اکیلی اور پریشان تھی۔ بھابھی بار بار فون کر کے معافی مانگتی تھی لیکن بھائی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، حالانکہ امی نے بھائی کو کہا بھی تھا کہ اپنی بیوی کو لے آؤ، لیکن وہ سخت خفا تھا۔ اس واقعے کے 2 ہفتے بعد بھابھی کی امی کا فون آیا کہ اس کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر ہمارے لیے خوشگوار تھی۔ میری ماں سمجھو پھر سے جی اٹھی تھی۔ بھائی کا دل بھی کچھ نرم پڑ گیا تھا۔ پھر میرے اور امی کے اصرار پر بھابھی کو واپس آنے کی اجازت مل گئی۔ وہ بہت پشیمان تھی، اس نے کام ہی ایسا کیا تھا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا، صرف پچھتایا جا سکتا تھا۔ ہم نے بھی اس کو دل سے معاف کر دیا تھا۔ اب پھر سے ہمارا آنگن خوشیوں کا گہوارہ بن چکا تھا، لیکن اس دوران جو واقعہ ہوا وہ بھلانے سے بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ پیارے ناظرین، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل اردو کائنات کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔